जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं आपने उसमें क्या करना है, हर एक पार्ट को जो करंट कैरी करता है या उसमें करंट होता है वो एक दूसरे से अलग रखना है, ठीक है। दोनों तारें साथ में नहीं रखनी है। फॉर एग्जांपल हम एक बात करें, जैसे घर में आप सर्किट के देखो, दोनों तारें जो होती है उनके ऊपर इंसुलेटेड होती है वो सब तारें दोनों, ठीक है। जैसे लाइव वायर होगी वो दोनों इंसुलेटेड होती है कि नहीं होती है? होती है सर। और तो बस वही कंसेप्ट है इसमें भी, जो दोनों वायर्स आप जो लगा रहे हो वो दोनों तारें एक दूसरे से अलग होनी चाहिए और दोनों इंसुलेटेड होनी चाहिए जो इक्विपमेंट में यूज करते हो। इक्विपमेंट में जैसे हमारा टेंस हो गया या फिर IFT होगी, तो वो उनकी दोनों की जो तारें हैं डिफरेंशिएट होनी चाहिए, साथ में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन हाई क्वालिटी इंसुलेटेड मटेरियल एंड द गुड सर्किट, और किसके साथ, विद हाई क्वालिटी इंसुलेटेड मटेरियल जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, ना कि नॉर्मल मटेरियल मतलब जो अच्छा मटेरियल हो उसके साथ इंसुलेट करना चाहिए उसको, एंड गुड सर्किट डिजाइन, और जो सर्किट का डिजाइन होना चाहिए वो भी अच्छे होना चाहिए। देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद द लीकेज करंट, बट लीकेज के करंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट विद द पोर डिजाइनिंग, अगर करंट के आपने जो डिजाइनिंग वहां पे बनाई है, लीकेज तो करंट हो रहा है ठीक है, बट उसकी अगर डिजाइनिंग आपने जो इंसुलेटेड मटेरियल ऊपर डिजाइन किया वो अच्छा नहीं है तो उससे करंट बढ़ सकता है। तो अगर पोर डिजाइनिंग है तो फिर आप उससे इफेक्टेड हो सकते हो। द लीकेज करंट फ्रॉम द वायर कैरिंग द करंट विल बी हजार्डियस, और जो करंट लीक हो रहा है जो वायर कैरी कर रही है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। दैट इज द लीकेज ऑफ करंट्स, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन इस कंसेप्ट में यही चीज बता रहे हैं कि जो भी आप इक्विपमेंट है उसमें जो वायरिंग है उसको प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड मीन उसको कवरिंग होनी चाहिए ताकि उसमें जाके करंट लीक ना हो सके, ठीक है, बाहर ना आ सके। और जो चीज आप यूज कर रहे हो उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो डिजाइन सर्किट्स हो रहे हैं वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे मतलब खराब नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में डिजाइन करना ताकि अगर करंट लीक भी हो तो उसी के अंदर बाहर रहा, ठीक है, जो आपने उसको पे डिजाइन किया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये करंट फिर भी अगर बाहर निकल आता है तो फिर ये आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है। It is important that all the electrical equipment should have 3-pin connection, ठीक है। बेसिकली ये कहा जाता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे फिजियोथेरेपी में उनका 3 पॉइंट कनेक्शन होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं 3 पॉइंट कनेक्शन बेटा, जिन्हें प्रीवियस क्लास ली थी? कौन कौन से, जल्दी नाम रिपीट करो। न्यूट्रल अर्थ और एक्सटेंडेड, ठीक है, न्यूट्रल अर्थ एंड लास्ट वन कौन सी है? मेन सर। उसको और दूसरा नाम क्या है उसका? लाइव वायर, ठीक है। सब ये ध्यान रखना, लाइव वायर, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। तो बेसिकली जब भी आप पिन कभी भी लो बाजार से भी, जैसे आप सर्किट लेने जाते हो तो हमेशा बेसिकली याद रखना 3 पिन पॉइंट होना चाहिए, या डिजाइन करो तब भी 3 पॉइंट पिन होना कनेक्शन होना चाहिए। क्यों? कि उसमें तीनों कनेक्शन आ गए, लाइव वायर भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया एंड अर्थिंग। तो वही लाइन इसमें जैसे लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड हैव 3 पिन कनेक्शन इंक्लूडिंग द अर्थ कनेक्शन, ठीक है। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें 3 पॉइंट कनेक्शन होना चाहिए इंक्लूडिंग द अर्थ कनेक्शन टू अवॉइड द लीकेज ऑफ करंट। अर्थ कनेक्शन का किसलिए? ताकि वहां से करंट जो है वो लीक ना हो पाए एंड फ्रॉम द हजार्डियस फ्रॉम द मेटल केसेस, और जो वहां मेटल केसेस या कोई मेटल चीज है उससे आप बच सकोगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीज वहां पे मेटल होगा या फिर कोई भी चीज होगी मॉडलिटी में, आप जैसे आयरन की बनी होती है, सिल्वर की, तो अगर उसके साथ टच होता है तो आपको वो वहां पे करंट प्रोड्यूस करा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, समवन इज कमिंग क्लास में। यस, ओके। नेक्स्ट है फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फॉल्टी कंपोनेंट्स सच एज फॉल्टी ट्रांसफार्मर और लीकेज कैपेसिटर में हजार्डियस गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो किस चीज में, वो फॉल्टी है तो भी करंट लग सकता है, ठीक है। अगर कैपेसिटर जो यूज कर रहे हो तो कैपेसिटर का अगर उसमें भी करंट लीकेज हो रहा है तो वो भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। तो बेसिकली आपने जो इसमें पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो आपको याद रखने हैं, अगर एक्सप्लेन डिटेल में नहीं जाना आपको, तो ये चीजें ने फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, ठीक है। आपके पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप जो यूज कर रहे हो फिजियोथेरेपी में, मैंने आपको बहुत सारी बार बताया, जैसे SWT हो गया, IRR हो गया, टेंस हो गया, US हो गया, IRR हो गया, ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो हम अपने फील्ड में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप मान लो इसके बीच में अगर ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है या कैपेसिटर यूज हो रहा है, तो अगर उनमें भी किसी में प्रॉब्लम है तब भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। Non-insulating flooring. It is mandatory to have the flooring of the electrotherapy until to be insulated to the vinyl some of the other insulated flooring, ठीक है। हमेशा मैंडेटरी रखने हैं जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी जो आप इंसुलेटेड फ्लोर बना रहे हैं, जो आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अपना क्लिनिक डिजाइन कर रहे हो, उस पे जो आपकी फ्लोरिंग होगी वो हमेशा उस फ्लोरिंग को इंसुलेटेड करके रखना, क्योंकि आप जब डील करोगे पेशेंट्स के साथ तो आप इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिक करंट से डील करोगे, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में वो कन्वर्ट होकर मॉड्यूलिटीज में फिर वो अल्टरनेट फॉर्म में लगता है, बट पहले तो इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये याद रखना, अगर मॉड्यूलिटीज आपकी जो फ्लोर है जो उसको इंसुलेटेड नहीं है, अगर वो किसी भी पार्ट के साथ अगर अटैच होता है तो पूरा फ्लोर में शॉक करंट आ सकता है, ठीक है। या फिर आप पर्टिकुलर जगह जहां पे खड़े हो तो वहां पे भी करंट आ सकता है। तो यही चीज है कि इट इज मैंडेटरी टू हैव द फ्लोर ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी अंटिल टू बी इंसुलेटेड टू द विनाइल। किसके साथ इंसुलेट करना है? विनाइल आर सम अदर इंसुलेटेड फ्लोरिंग, ठीक है। इफ द फ्लोर इज नॉट इंसुलेटेड इट एनहांसेस द अक्रेंस ऑफ द अर्थ शॉक। अगर आपने उसको फ्लोर को इंसुलेटेड नहीं किया तो वहां पे चांसेस हैं कि वहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके अर्थ शॉक के होने के, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली जो भी फ्लोरिंग जहां पे भी आपको डिजाइन मिलेगा वहां पे भी इंसुलेटेड सब मिलेगा, ठीक है। जहां पे भी आपको क्लिनिक सेटअप मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलता है, कॉलेजेस में मिलता है, कहीं पे भी सेटअप है तो वो हमेशा इंसुलेटेड होता है ताकि अर्थ करंट से बचा जा सके, ठीक है। अर्थ switches fuse connections, ठीक है। It is essential that all the switches and fuse must break the live wire if it not may produce shock। अब ये हमेशा याद ध्यान रखना, जो हमारे स्विचेस हैं वो हमेशा सही होने चाहिए, ठीक है। स्विचेस और उसके बाद जो फ्यूज हैं मस्ट बी ब्रेक द लाइव वायर, वो लाइव वायर को ब्रेक करने पड़े, इफ नॉट मे बी प्रोड्यूस शॉक। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उससे शॉक लग सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे स्विचेस हैं, आप इसमें अपने से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, फ्यूज हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जितनी भी चीजें हमारी डेली लाइफ में है उनको इंसुलेटेड जो चीजें हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को, उन सबको प्रॉपर मेंटेनेंस रखना है, ठीक है। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अब फीचर्स क्या है इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक्स के, ठीक है बेटा। अभी तक ये क्लियर है, ये जो फॉल्टी ऑपरेटर्स कनेक्शन नॉन इंसुलेटेड फ्लोर, इसमें कुछ किसी को डाउट? नो सर। ओके, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। क्या होंगे इलेक्ट्रिक शॉक के फीचर? माइल्ड शॉक, द विक्टिम मे बी फ्राइटेंड एंड गेट सम पेन, ठीक है। अगर जैसे छोटा सा झटका लगता है, कभी-कभी देखा आप जस्ट हाथ लगाते हो, अगर वो कम इंटेंसिटी का करंट है तो एकदम से आप अपना हाथ खींच लेते हो वापस, ठीक है। जस्ट आपने टच किया तो एकदम से आपने वापस खींच लिया। क्यों खींच लिया? कि वहां पे जो करंट की इंटेंसिटी थी वो कम थी, इसलिए आपने उसने आपको छोड़ दिया, उसने छोड़ दे दिया। बट आप क्या होता है, आपके मन में डर सा बैठ जाता है और एकदम से पेन फील होने लग जाता है, ठीक है। ये क्लियर है बेटा? माइल्ड करंट में ऐसा ही होता है, यस सर। यस सर। ठीक है। आदमी के क्या वो इसलिए होता है, उसमें जो करंट रहता है 20 मिली एम्पेयर से कम रहता है, और हमारे मैकेनिज्म क्या, हम एकदम से रिफ्लेक्सेस जो है हमारे एकदम से काम करने आ जाते हैं और वो खींच लेते हैं हमें वापस। लेकिन वो खींचा इसलिए क्योंकि वहां पे करंट की इंटेंसिटी कम थी। अगर वो वहां पे ज्यादा होती, 20 मिली एम्पेयर से ज्यादा होती है, तो फिर वो आपको छोड़ता नहीं, तो आप वहां पे डेथ भी हो सकती है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि जैसे ही माइल्ड शॉक में क्या होता है, विक्टिम हाथ लगाता है वहां पे, अगर किसी चीज के साथ हाथ भी लगाते हो वापस खींचता है, एक तो डर जाता है और उसको थोड़ा पेन होता है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी एंड हार्ट रेट मे बी इंक्रीज। आप उसके साथ जैसे मान लो उसका जो हार्ट रेट है और ब्रीथिंग है वो भी बढ़ जाएगा। हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट मींस जो हमारी सांस लेने की और हार्ट जो पंप करता है ब्लड, वो भी, ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, में इंक्रीज, एंड द सब्जेक्ट में हैव ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और इसी वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। तो ये है कि माइल्ड शॉक की वजह में, अगर माइल्ड शॉक लगेगा 20 मिली एम्पेयर से कम जो है, ठीक है, तो उसमें आप अपना हाथ तो वापस खींच लोगे, बट आपके मन में एक डर बैठ जाएगा, ठीक है, और कुछ पेन भी होगा, और इसी वजह से हो सकता है आपकी जो रिस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वर्क करना इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट भी आपका इंक्रीज हो जाए, और इसी वजह से हो सकता है जो आप पेशेंट जो आपको उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। Whereas in severe shock the victim may remain connected to the circuit, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि 20 मिली एम्पेयर से अगर करंट ऊपर है तो वो पेशेंट को इजीली छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो पेशेंट को मतलब आप अगर हाथ लगता है तो आपको पॉसिबल नहीं है कि आप उसको अपना हाथ विड्रॉल कर लो, क्योंकि जब तक आपकी वो जान निकले, खून खत्म नहीं होगा, तब तक वो वहां पे छोड़ता नहीं है, याद रखना। Whereas in the severe shock the victim may remain connected to the circuit। अब सीवियर शॉक में ये बोल रहा है कि जो विक्टिम रहता है सर्किट के साथ कनेक्ट रहता है, एंड दे मे बी मसल पैरालिसिस, जो हमारे मसल्स हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं। आवाज कट रहा है आपका। जस्ट 1 मिनट, मैं वो जस्ट अभी आवाज आ रही है? सर आवाज कट रही है। कट रही है? जस्ट 1 मिनट, कटना तो नहीं चाहिए, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट आप वेट करो जस्ट। आप लोग ऐसे रहा, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जस्ट।
अभी भी आवाज आ रही है? आकाश, सर आप फेस कैम को ऑफ कर लो ना, सही आएगी फिर। ओके ओके, थैंक यू। 1 मिनट। अब आलोक, यस सर। अभी आवाज कट रही है क्या? यस सर, कट रही है। आवाज कट क्यों रही है? यस सर, सर आवाज कट रही है। ओके ओके, थैंक यू, जस्ट वेट करो बेटा, जस्ट आवाज कट। अभी आवाज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैंने वेबकैम ऑफ कर दिया, मेरे को इस वजह से होता है। ठीक है, जस्ट सीवियर केस की बात आ रही, तो सीवियर शॉक में क्या होता है? सीवियर शॉक में जो विक्टिम है वो सर्किट के साथ ही कनेक्ट रहता है। ठीक है, देयर विल बी मसल पैरालिसिस। मेन मसल पैरालिसिस इसलिए होगा अगर वहां पे सेंसेशन खत्म हो गया। ठीक है, मसल, हाँ जी, स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही है। ओके, अभी प्रेजेंट हो रही है? यस सर। ओके, इन सीवियर, अब क्या होता है, वेयर इज अ सीवियर शॉक द विक्टिम में रिमेन कनेक्टेड टू द सर्किट। जब सीवियर शॉक में क्या होता है, पेशेंट जो है वो सर्किट से साथ ही कनेक्ट रहता है। देयर में भी मसल पैरालिसिस, जो हमारे मसल्स हैं वो पैरालिसिस हो सकते हैं। पैरालिसिस मींस उसमें सेंसेशन खत्म हुआ है, बिल्कुल वीक फ्लेसेड होने लग जाते हैं। ठीक है, एंड फॉल इन ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। एंड कार्डियक अरेस्ट, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इंसान एट द एंड डेथ भी हो सकती है उसकी। ठीक है, तो सीवियर केस में ये रहता है, क्योंकि उसमें करंट जो है इंटेंसिटी जो 20 मिली एम्पियर से ज्यादा रहती है, तो उस केसेस में क्या है, हमें करंट से अलग करना पॉसिबल नहीं होता खुद को। ठीक है, वो एकदम से हमें पकड़ के रहता है। जैसे बिजली के साथ अगर ट्रांसफार्मर के साथ कभी देखा ऑपरेशन, तो वहां से अलग करना मुश्किल होता है। अगर मान लो उसको हमें अलग करना है, तो हमें क्या करना होगा? हम किस चीज का यूज ले सकते हैं? वुड का। वुड का, ठीक है। और कोई एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट? कोई भी प्लास्टिक और इंसुलेटिंग चीज। ओके ओके, ठीक है, बेसिकली प्लास्टिक का जो कोई भी इंसुलेटिंग चीज यूज कर सकते हो जिससे करंट पास ना हो। ठीक है, अदरवाइज आप भी उसके साथ इलेक्ट्रोड, आप भी उसके साथ में आ सकते हो। ठीक है, तो हमेशा जो भी ध्यान रखो कि हमें ऐसी चीज यूज करनी है जिससे पास हो। फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं वुडन, वुड लेस के ड्राई वुड लेनी है। वुड पे भी ध्यान रखना है, ड्राई वुड। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। देखो बेसिकली हमको क्या ट्रीटमेंट, बस आपका टॉपिक है जैसे पढ़ने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द इवेंट ऑफ ए शॉक occurring, the first step is to disconnect the victim from the contact with the current source। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि हमें विक्टिम जो है, जो पेशेंट है हमारा, उसको हमें, मान लो पेशेंट या कोई भी पर्सन हो सकता है, आपको उसको इलेक्ट्रिक सोर्स से अलग करना है। ठीक है, करंट सोर्स से उसको अलग करना है। ठीक है, अब इसमें आपको अपना ध्यान भी रखना है। मैंने जैसे अभी जस्ट आपने बताया कि सर हम यूज कर सकते हैं, एंड प्लाईवुड के साथ साथ हम प्लास्टिक ऐसा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं जिससे हमें करंट ना लगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होना चाहिए, जब भी करंट अगर आपको ऐसा मिले तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि इसको अलग कैसे करना है सर्किट से। ठीक है, अदरवाइज आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, करंट शुड बी स्विच ऑफ एट वंस। ठीक है, स्विच ऑफ कर देना है वंस, बट इफ देयर इज नो स्विच इन द सर्किट, अगर ऐसा है कि वहां पे कोई स्विच ही नहीं है सर्किट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप मान लो ट्रांसफार्मर में कौन सा स्विच का, अगर जो मेन ट्रांसफार्मर, जैसे अभी देखा आपने कुछ लोग ट्रांसफार्मर जो मेन बिजली वाला ट्रांसफार्मर होता है वहां के साथ इलेक्ट्रोड, वहां पे कोई स्विच नहीं होता उस टाइम। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, अगर वहां पे कोई स्विच नहीं है सर्किट में, तो द विक्टिम मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कांटेक्ट विद द कंडक्टर, बट द रेस्क्यूअर मस्ट टेक केयर to not get shocked by touching with the affected person। ठीक है, आपको क्या करना है, विक्टिम को उसको वहां से अलग करना है। ठीक है, कैसे करो, कंडक्टर से अलग करना है, आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कैसे करोगे, आपको भी शॉक नहीं लगना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि वुड का यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज यूज कर सकते हैं जो इंसुलेटेड हो, ताकि उससे
करंट पास ना हो। तो दूसरा स्टेप आपका ये है, पहले तो स्विच ऑफ करो। अगर स्विच नहीं है वहां पे तो आपको विक्टिम को अलग करना है कंडक्टर से। तो वो कैसे करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ वुड ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज रख सकते हो जो इंसुलेटेड हो, जिससे करंट पास ना हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है। The contact with the affected person should only be made by a thick layer of insulated material। ठीक है, वही कह रहा है। अब ये तीसरा काम आप करोगे कैसे? अलग तो कर रहे हो आप, तो उसके लिए आपको जो कांटेक्ट का पॉइंट बनाना है, आपको उसके साथ वो थिक लेयर होनी चाहिए इंसुलेटेड मटेरियल की। ठीक है, तो ये चीजें तीन ध्यान रखना हमेशा। कभी भी शॉक के पेश अगर ऐसा कभी ऐसे अगर ऐसा दिखने को आए तो आपको ये चीज अब यूज कर सकते हो। ठीक है, इंसुलेटेड मटेरियल। Fourth point, after the person is removed, medical officer is immediately consulted and the following steps are taken। ठीक है, जैसे ही आपने वहां से रिमूव किया, आपको फोर्थ स्टेप ये करना है कि आपको मेडिकल ऑफिसर को बुलाना है वहां पे। ठीक है, क्योंकि अगर देखो मेडिकल टीम जब तक वहां पे नहीं आती है, आप ट्रीटमेंट प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जितना जल्दी हो सके आपको उसको मेडिकल ऑफिसर को कॉल करनी है ताकि वो इमीडिएटली वो उस जगह पे आ जाए। ठीक है, क्या होगा मेडिकल ऑफिसर का क्यों आएगा वहां पे? क्या रीजन है? हमने मेडिकल ऑफिसर को क्यों बुलाया यहाँ पे? या सीवियर है या फिर माइनर है। ठीक है, और कोई कंडीशन? और कोई स्टूडेंट? मेडिकल ऑफिसर का इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। देखो, इसके अलावा वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, अदरवाइज तो आपने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया, पेशेंट की डेथ होगी। ठीक है, तो वो आप पे केस बन सकता है क्योंकि आपको अथॉरिटेशन नहीं है इस चीज का। तो आपको मेडिकल ऑफिसर बनाओगे, वो वहां पे आएगा, चेक तो करेगा ही साथ में, और साथ में एक रिपोर्ट भी बनाएगा कि हाँ इन लोगों ने हमें अवेयर किया था, हमारे आने के बाद या इससे पहले ये होगी। तो वो आपसे एक केस जो है आपसे ऊपर से हट जाएगा। ध्यान रखना, तो ये स्टेप हमेशा याद रखना, मेडिकल नेसेसिटी में इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप भी उसमें फंस सकते हो। नेक्स्ट है, शॉक इज माइनर वन, एंड गिव रेस्ट। अगर आपको लगे कि शॉक जो है माइनर वन है, थोड़ा कम, मतलब जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उसको लगा, इंटेंसिटी भी कम थी, तो आपको क्या करना है, जो विक्टिम है उसको आपको रीअश्योर, उसको मतलब उसको कॉन्फिडेंस वापस लाना है, उसको रेस्ट देनी है। ठीक है, उसको ऐसे मन से उसके हटाना है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, उसको भरोसा दिलाना है और उसको रेस्ट देनी है। Victim may be given water to drink, but hot water should be avoided because they got vasodilation and sweating and also further down in the blood pressure। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। विक्टिम को आपको पानी पीने के लिए देना है, लेकिन गर्म पानी नहीं देना है। गर्म पानी से क्या होगा? अगर गर्म पानी दोगे तो वो उसका क्या, गर्म पानी की प्रॉपर्टी की वेजोडाइलेशन करता है। वेजोडाइलेशन में जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर डायमीटर ब्लड वेसल्स का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो स्वेटिंग भी और इंक्रीज हो जाता है, उससे हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो। ठीक है, अगर वेजोडाइलेशन की प्रॉपर्टी बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। क्यों ब्लड प्रेशर कम कैसे होगा बेटा? एक कोई एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट को कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? जैसे वेसल्स मतलब का डायमीटर चौड़ा होगा तो फिर प्रेशर तो कम ही होगा ना। तो कैसे होगा? क्यों रीजन? कोई एग्जांपल दे सकते हो? आपको डिफरेंशिएट करें, मतलब ये तो आपने बता दिया। अगर आपको कोई एग्जांपल देनी हो, अगर ऐसे कोई डेली लाइफ को, अगर कोई कुछ भी, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। देखो एक बात है, देखो हार्ट जितना पंप करने की कैपेसिटी वो तो सेम रहेगी। ठीक है, उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। हार्ट जितना पंप कर रहा है अगर वो उतना ही कर रहा है, पहले जो डायमीटर था वो एक नॉर्मल था, बट जैसे आपको ये वेजोडाइलेशन हुआ, उसका ब्लड वेसल का एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे हम घर की बात करें, अगर आपने पीछे जो पाइप लगाई थी वो छोटी पाइप थी, ठीक है, आपने आगे क्या किया, आगे आपने बाद में उसका सर्कमफेरेंस बढ़ा दिया, बड़ी पाइप लगा दी, तो प्रेशर तो पीछे से जो आ रहा था वो तो उतना ही है। अब आपने डायमीटर बढ़ा दिया तो सिंपल सी बात है, आगे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि वहां पे हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। Shock is more severe. The victim is laid on flat in such a position that the respiratory passage are clear। ठीक है, अगर आपको लगे कि शॉक सीवियर, जो शॉक लगा है उसको बहुत सीवियर था, उसको आपको क्या करना है, जो विक्टिम है, जो पेशेंट या पर्सन है, उसको आपको एक सरफेस पे लेटा देना है, सच ए पोजीशन दैट द रेस्पिरेटरी पैसेज आर क्लियर। मतलब अगर आपको मैं जस्ट अगर सरफेस पे आपको लेटा, मैं जस्ट अगर आपको एक जस्ट 1 मिनट में वेबकैम ऑन करके एक पोजीशन दिखा देता हूं आपको कि क्या करना है आपको। जैसे इस पोजीशन में मान ले, तो ये पोजीशन आपको चेंज करके एक्सटेंशन में लेके जाना है। ठीक है, ये पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या आपके जो एयरवेज है
वो आपके क्लियर करने हैं, आपको एयरवेज नाक और मुंह से जो आपके उसके एयरवेज क्लियर होने ताकि उसको ऑक्सीजन लेवल वापस प्रॉपर मिल सके, ठीक है, ताकि एयरवेज क्लियर करने हैं आपको, ठीक है। तो फ्लेक्शन पोजीशन में अगर ऐसा रहेगा तो एयरवेज क्लियर नहीं होने, ठीक है। तो आपको उसको एक्सटेंशन पोजीशन में जो ये नेक की पोजीशन है इसको ऐसे लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर the tight clothing should be loosened and the plenty of air is circulated to avoid underwarming, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके जो क्लास है सबसे पहले अगर कपड़े टाइट है वो लूज करने हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेंटी ऑफ एयर सर्कुलेट करनी है वहां पे, जितना हो सके आपको वहां एयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, अवॉइड ताकि उसको गर्मी से बच सके। एज इट कॉजेज वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज स्वेटिंग, जैसे कि आपको पता है अगर ये गर्मी रहेगी तो वहां पे वेजोडाइलेशन भी हो सकता है और स्वेटिंग भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है, ठीक है। तो और काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इसको अगर सीवियर शॉक है पेशेंट को आपको ऐसी पोजीशन में लटाना है जिसमें उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मतलब जो सांस लेने वाली नली है वो क्लियर हो सके, ठीक है। वहां से वो जैसे आपको क्लियर करना है, ठीक है। और टाइट क्लॉथ है उसको लूज करना है, ठीक है। और जितना हो सके वहां पे एयर प्रोवाइड करनी है ताकि वो वार्मिंग कम हो सके। अगर वार्मिंग वहां पे कम नहीं हुई तो वहां पे वेजोडाइलेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी या फिर स्वेटिंग इंक्रीज हो जाए, तो उस वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इंटरनल हीट कौन सी होती है बेटा, कोई भी स्टूडेंट? क्या सर? इटरनल हीट, द पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द पॉइंट इज दिस, द इटरनल हीट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म। इटरनल हीट कौन सी होगी? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ट्राई करेगा इसको? जो अपनी बॉडी से रिलीज होती है, अपनी बॉडी से रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर उससे क्या होगा, द इटरनल हीट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, क्या होगा वो वहां पे हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो द डिमांड फॉर द ऑक्सीजन आल्सो इंक्रीजेस, और इसी हिसाब से क्या होगा फिर ऑक्सीजन की डिमांड भी, देखो मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की लेवल ही बढ़ता है, हर एक टिश्यू का ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी। और विच इज हजार्डियस, अगर वहां पे उस टाइम ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाया तो इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो वही कहता है अगर इंटरनल हीट हमारी इंक्रीज होगी तो उससे मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की क्षमता भी बढ़ेगी। अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम उस टाइम इतना काम नहीं कर रहा, इतनी ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो उस वजह से आपको हजार्डियस मतलब वो नुकसान पहुंचा सकती है आपको। Do not give anything in the mouth if the patient is unconscious, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर पेशेंट होश में नहीं है तो उसको कुछ मत दो, ठीक है। कुछ भी चीज उसके माउथ में नहीं देनी है, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर वो होश में नहीं है तो ये ध्यान रखना। The respiration has ceased, अगर respiration ceased हो गई है, बंद हो गई है, clear the airways, ठीक है। ceased means मतलब एकदम बंद हो गई है वहां पे, आप ये मान सकते हो। क्लियर द एयरवेज स्टार्ट आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन। अब आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन की अगर टेक्निक्स अगर देखा जाए, अगर आपके वहां पास एयर बैग नहीं है, ऑक्सीजन बैग नहीं है, तो आप कैसे दोगे? स्टार्ट आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन बाय माउथ टू नोज मेथड, ठीक है। आप माउथ टू माउथ या नोज मेथड से आप ये ऑक्सीजन उसको आर्टिफिशियल जो है दे सकते हो। एंड प्रोसीड फॉर द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द बैग एंड मास्क, और जितना जल्दी हो सके आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे प्रोवाइड करना है, और बैग और मास्क उसको वहां पे प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन बैग और मास्क, ताकि उसकी ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। तो हमेशा याद रखना, अगर रिस्पिरेटरी सिचुएशन हो जाए वहां पे हो जाए, मतलब उसको सांस बिल्कुल बंद हो जाए, तो आपको सबसे पहले एयरवेज क्लियर करने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो हम माउथ टू माउथ देते हैं या नोज टू नोज एंड मेथड से देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट ये करना है कि आप जितना हो सके ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन वहां प्रोवाइड करवानी है, बाय बैग या मास्क आपको अरेंज करना है। इवेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, स्टार्ट एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, ठीक है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कुछ तुरंत हो जाता है, तो आपको क्या करना है? एक्सटर्नल कार्डियक मसाज स्टार्ट करना है विद द माउथ टू नोज ब्रीथिंग इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसके हिसाब से आपको वहां पे माउथ टू माउथ जो है उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है। कैसे करनी है? इफ ए सिंगल पर्सन इज ट्रीटेड, अगर आपको एक सिंगल पर्सन है, मतलब एक ही विक्टिम में आप उसको ट्रीट करना है, द पेशेंट इज ले डाउन ऑन द बैक, पेशेंट को कमर बैक पे लटा देना है, ठीक है। आइदर ऑन द फ्लोर और इन सम हार्ड सरफेस, कहाँ पे लटाना है? या तो फ्लोर पे या कोई हार्ड सरफेस पे, विद द नेक इन एक्सटेंडेड पोजीशन, नेक इन एक्सटेंडेड टू ओपन द एयरवे, नेक को जो आप एक्सटेंशन में रखना है, ताकि इससे क्या होगा, अगर नेक आपका एक्सटेंशन में रहेगा तो उसका एयरवेज ओपन होगा, ठीक है। एंड द ऑपरेटर प्लेस हिज और हैंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। आपके जो पेशेंट का क्या करना है, ऑपरेटर जो है, जो उसको देखने वाला है, उसके जो अपना वन हैंड है वो
कहाँ पे, पेशेंट के लोअर स्टर्नम पे प्लेस करना है। लोअर स्टर्नम जो एरिया होता है, स्टर्नम पड़ा अभी, स्टर्नम कहाँ होती है? यस सर, चेस्ट पे। स्टर्न, हाँ चेस्ट पे। तो इसके लोअर एंड पे आपको हाथ प्लेस करना है एंड कमेंस फोर्सफुल रिदमिक, और आपको वाइब्रेशन वहां पे देना है, ठीक है। कभी देखा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसको कैसे हाथ से वाइब्रेशन देते हैं, कभी Yes, sir. ठीक है। तो वही प्रोसेस आपने वहां पे स्टार्ट करना है, और फोर्सफुल, और जो कंप्रेशन रेट होना चाहिए वो 60 to 100 पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। 60 से 100 बीट पर मिनट आपको वो देना है। तो वो मसाज आपने वहां पे कंटिन्यू स्टार्ट कर देना है, अगर आपके पास कोई वहां पे वे नहीं है उस पेशेंट को बचाने के लिए। तो द ऑपरेटर आफ्टर 15 चेस्ट कंप्रेशन interspaces to chest expansion either through mouth to mouth or mouth to nose ventilation until the mask or bags are available, ठीक है। 15 चेस्ट वाइब्रेशन देने के बाद, कंप्रेशन देने के बाद आपको क्या करना है, जो चेस्ट एक्सपेंशन है वहां पे आपको फिर से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, ठीक है। माउथ टू नोज ब्रीदिंग वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है अगर वहां पे मास्क नहीं है या बैग नहीं है। ये जो ट्रीटमेंट है, ये कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो जाए, किसी वजह से भी हो जाए, तो हम ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते ही करते हैं, ठीक है। मेडिकल जितने भी हैं, ये ट्रीटमेंट जो है एक उसमें शॉक में तो है ही, अगर और भी कोई कंडीशन एक्सीडेंट की वजह से भी अगर किसी का हार्ट बंद हो जाता है या कोई, तो ये ट्रीटमेंट वहां पे प्राइमरी है, सबसे पहले ये आप वहां पे दे सकते हो, ठीक है। अगर 2 पर्सन वहां पे, if 2 persons are available, in this case the same procedure is followed like single operator handling except, ठीक है। आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। अगर कार्डियक अरेस्ट, मान लो 2 पेशेंट तक कार्डियक अरेस्ट है, प्रोसेस तो सेम रखना है आपको। अब क्या चीज इसमें छोड़नी है, एक्सेप्ट 1 ऑपरेटर गिविंग द चेस्ट कंप्रेशन। इसमें क्या हो जाएगा, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। एक जो बंदा है वो तो चेस्ट कंप्रेशन देगा, ठीक है, which is instructed by the mouth to mouth nose breathing by the second operator every 5 chest compression। और सेकंड का क्या करना है, हर 5 चेस्ट कंप्रेशन के बाद वो माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग देगा, ठीक है। आप एक का काम हो गया चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा ब्रीदिंग, तो दोनों चीजें आप मतलब अलग अलग कर सकते हो, तो उससे इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अगर वहां पे 2 पर्सन है, अगर आप वहां पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट वन है, इन द इवेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। अगर वहां पे रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इट इज एसेंशियल टू कॉल द मेडिकल हेल्प। इसके लिए आपको क्या करना है, मेडिकल हेल्प बुलाना बहुत जरूरी है इमीडिएटली, बट नो डिले शुड बी मेड इन स्टैंडिंग द कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शनिंग, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शनिंग मींस आपको जो टेक्निक अभी मैंने बताया आपको कि माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, ये आपको स्टॉप नहीं करनी है, ये आपको स्टार्ट कर देनी है। उससे पहले आपको पहले मेडिकल ऑफिसर को कॉल करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ तक किसी को पूछना है, कोई भी क्वेश्चन? नो सर। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, अपना क्वेश्चंस ओपन करो IMCRP में। कृतिका बेटा, आपने कल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, अगर आपने कल क्वेश्चन अटेम्प्ट जो नहीं करते, गूगल फॉर्म फिल कर दिया करो, ठीक है। मैं 5 मिनट्स बाद गूगल फॉर्म भी अपलोड करूंगा। अभी जब क्वेश्चन ओपन करो आप सबके सब। 13 स्टूडेंट क्लास में इस टाइम।